गरीब बहू पहनेगी 5 लाख का लहंगा और 10 लाख की ज्वेलरी। निकिता अपने दोस्त सपना और नेहा के साथ बाहर बैठी होती है। निकिता, मैं तो कहती हूँ अब तू राहुल को छोड़ दे, वो तुझे धोखा दे रहा है। अगर उसे सच में तुझसे शादी करनी होती ना तो अब तक कर ली होती। सपना, राहुल मुझसे ही शादी करेगा। उसने घर में बात कर ली है। अभी उसकी फैमिली मान नहीं रही है, पर उसके पापा को मैं पसंद हूँ और अपने पापा की इजाजत से ही वो मुझसे शादी भी करने वाला है। निकिता की बात सुनकर सपना और नेहा आपस में बातें करती हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ? सपना इस राहुल से शादी करने वाली है। राहुल कितना अमीर है, इस गरीब की किस्मत कितनी अच्छी है। अब तुम दोनों एक दूसरे के कान में क्या बात करने लगी? सपना और नेहा निकिता को भड़काने लगते हैं। निकिता परेशान घर में जाती है और 2 दिन बाद राहुल निकिता का हाथ मांगने के लिए अकेला घर आता है। माफ करना आंटी, मैं यहाँ अकेला आया हूँ निकिता का हाथ मांगने। दरअसल माँ और दादी थोड़ी नाराज हैं। पापा ने ही कहा है कि मैं नेहा को मंदिर लेकर आऊं। पापा हमें वहीं मिलेंगे। पापा का आशीर्वाद हमारे साथ है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपके पापा से बात भी करवा सकता हूँ। तू हमारी दोस्त है, हम तेरा भला चाहते हैं। फैमिली तैयार नहीं है और फिर भी राहुल तुमसे शादी करना चाहता है। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। अपना ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि बहू रानी से वो तुम्हें नौकरानी बना करके ले जाए। वरना तू खुद सोच, इतने बड़े घर का लड़का तो जैसी गरीब को अपने परिवार के खिलाफ ले जाकर के शादी क्यों करेगा? बेटा, पिछले 1 साल से मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हम मंदिर चलते हैं। मुझे गरीब बुढ़िया की इतनी औकात नहीं कि वो अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करवा पाए। हाँ, मेरी बेटी को तुम जैसा जीवन साथी मिल रहा है, मेरे लिए तो ये ही काफी है। राहुल निकिता उसकी माँ के साथ मंदिर जाता है, जहाँ राहुल का भाई अमित भी होता है। भैया, आप अकेले? पापा कहाँ है? पता नहीं, पर सुबह से पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि तुम शादी करके घर आ जाओ और जब घर आओगे तो पापा सब संभाल लेंगे। मैंने शादी की सारी तैयारी कर ली है, तुम कपड़े बदल लो। अमित के कहने पर राहुल और निकिता मंदिर में शादी करते हैं और कुछ ही देर में अमित, राहुल और निकिता अपने घर आते हैं। अब जैसे ही निकिता गाड़ी से उतरती है, विनोद को हार्ट अटैक आ जाता है और सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। अरे, मुझे तो समझ नहीं आता इन दोनों भाई का क्या है। जब हमें इनकी जरूरत होती है तो पता नहीं दोनों कहाँ चले जाते हैं। और एक है जो विदेश छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। अरे बहू, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? अपने पति को फोन कर, देवर को फोन कर। अरे, एम्बुलेंस को भी कोई फोन करो, मेरा बेटा मर जाएगा तब बुलाओगे क्या एम्बुलेंस? अब घर की सारी औरतें विनोद को व्हील चेयर पर बिठाती हैं और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती हैं तो वो लोग दुल्हन के जोड़े में निकिता राहुल को देखकर हैरान रह जाते हैं। माँ जी, मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है। यहाँ पापा जी को हार्ट अटैक आया है और देवर जी शादी रचा कर आ गए हैं, इसीलिए कि हमारा फोन नहीं उठा रहे थे। माँ जी, ये लड़की तो हमारे घर के लिए बड़ी मनहूस है। देखिए ना, कदम रखते ही पापा जी की तबीयत खराब हो गई और आप इस लड़की को अपने घर की बहू मानने के लिए राजी हो रही थी। माँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। इस गरीब अपशगुनी को मैं अपनी भाभी कभी नहीं मान सकती। अरे, इस मनहूस के बारे में बाद में बात करना राहुल। अमित, तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, पहले तू मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेकर के चल। अब जल्दी से अमित और राहुल अपनी माँ दादी के साथ मिलकर विनोद को अपनी कार में बैठाते हैं और अस्पताल के लिए चले जाते हैं। कोई भी निकिता का गृह प्रवेश नहीं करवाता और तीनों नंद भाभी अपने कमरे में चले जाते हैं। और तभी राजू पिंकी लोटे में चावल भरकर लाते हैं और अपनी चाची से कहते हैं, चाची, हमने टीवी में देखा है जब नई बहू आती है तो वो ऐसे ही कलश को लात मारकर अंदर आती है। दादू की तबीयत खराब है, इसलिए घर में कोई नहीं है और माँ आपको पसंद नहीं करती, पर आप हमें बहुत पसंद हो, इसलिए आप अंदर आ जाओ। बच्चों की बात सुनकर निकिता की आंखें भर आती हैं और वो कलश गिराकर अंदर आती है। जैसे ही निकिता अंदर आती है, काजल, निशा और कविता आकर उसके हाथ मोड़ते हुए कहती हैं, मनहूस कहीं की, आते ही हमारे घर में हंगामा मचा दिया। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? माँ, चाची को छोड़ दो ना। चाचा ने बताया था कि चाची बहुत अच्छी है। अगर चाचा को पता चल गया कि आप चाची को परेशान कर रही हो ना तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। हाँ भाभी, छोड़ो ना इस मनहूस को। इसके लिए राहुल भैया बगावत पर आ जाएंगे, पूरा घर सर पे उठा लेंगे।
इतना बोलकर काजल, कविता और निशा अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद राजू, पिंकी अपनी चाची के आंसू पोंछते हैं और उन्हें राहुल के कमरे में ले जाते हैं। चाची मुझे माफ कर दो, माँ ने आपके साथ बहुत बुरा किया। नहीं बच्चों, मेरे साथ किसी ने कुछ बुरा नहीं किया, मेरी किस्मत शायद ऐसी ही थी। ये बोलकर निकिता को अपने मायके के दिन याद आते हैं। अरे देखो जरा इस विधवा को, बेटी के होते ही पति मर गया, पर फिर भी इस बेटी को कैसे पाल पोस रही है। मैंने सुना है इस लड़की का कोई अमीर बॉयफ्रेंड भी है, देखना वहाँ जाकर भी उन लोगों को परेशान ही करेगी। ये सब सोचते हुए निकिता बच्चों की तरफ देखती है। जब घर में कोई नहीं होता तो राजू और पिंकी ही निकिता के साथ होते हैं, उसे पूरा घर दिखाते हैं। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है, रात से सुबह हो जाती है पर कोई घर नहीं आता, और इसीलिए निकिता खुद कपड़े बदल कर रसोई में जाती है और अपने ससुर के लिए खिचड़ी, दादी सास के लिए उत्पम और बाकी घर वालों के लिए साधारण छोले और पूरी बनवाती है। कितनी बेशरम हो तुम, यहाँ पापा जी हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम्हें अपनी पहली रसोई की पड़ी है। ऐसा नहीं है दीदी, राहुल जी का फोन आया था, भैया, माँ जी और दादी जी घर आ रहे हैं, बस इसीलिए खाना बनाया। उन लोगों ने रात से कुछ खाया भी नहीं है। जब निकिता अपनी जेठानी से बात कर रही होती है तभी अमित, आशा और शांति घर आते हैं, और उनके घर आते ही कविता, निशा, काजल एक बार फिर दादी, सास और आशा के कान भरती है। माँ, आपको तो पता है ना निकिता कितनी बेशर्म है, इसे तो मुझे भाभी बोलने का भी दिल नहीं करता। पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं और मैडम जी को अपनी पहली रसोई करनी है। माँ जी, काजल बिल्कुल सही कह रही है। चुप करो तुम सब, उस बेचारी को परेशान करने में लगे हो। राहुल ने उसे फोन दिया था, इसलिए उसने हम सब के लिए खाना बनाया है। शर्म तो तुम दोनों को आनी चाहिए। हम लोग सारी रात अस्पताल में रहे, अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डाला, और तुम्हें अपनी इतनी भी शर्म नहीं आई कि हम लोग के लिए खाना बना कर रखो, और जब निकिता ने बनाया है तो माँ और दादी के कान भर रही हो। अमित की बात सुनकर काजल, कविता और निशा का मुंह बन जाता है, जिसके बाद निकिता सभी को खाने के लिए देती है, और खाना खाते हुए आशा और शांति निकिता को खरी खोटी सुनाती है। हम तुम्हारे हाथ का खाना खा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने तुम्हें अपना मना लिया है। अरे सही कह रही है मेरी दोनों बहुएं, इतनी मनहूस हो गई है ये औरत जब से आई है, जब से घर में कदम पड़े हैं, मेरे पति की ये हालत हो गई है। ए देख मनहूस लड़की, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे घर में बसने नहीं दूंगी, चाहे राहुल कुछ भी कर ले। ससुराल आते ही निकिता को इतने कष्ट सहने पड़ते हैं कि उसकी आंखों के आंसू नहीं सूखते, और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, और घर वालों को नाराजगी देखकर निकिता को अपने मायके के दिन याद आते हैं। बेटा तू रो नहीं, तेरी वजह से तेरे पापा को कुछ नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक हादसा था। तो ससुराल में जाकर अपने ससुराल वालों का बहुत ख्याल रखना बेटा, देखना तुझे बेटी से बढ़कर प्यार करेंगे। निकिता ये सब सोच ही रही होती है कि तभी राहुल आता है और निकिता उसके साथ हॉस्पिटल चलने की जिद करती है। राहुल, आपके साथ हॉस्पिटल चलना है मुझे भी। माँ और दादी आखिर कब तक अस्पताल में ही रहेंगी, वो थक जाएंगी। अच्छा ठीक है निकिता, तुम खाना पैक कर लो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। भैया आज आप रहने दीजिए। राहुल के कहने पर अमित घर पर ही रुकता है और निकिता राहुल के साथ अस्पताल जाती है, जहां निकिता को देखकर शांति और आशा का मुंह बन जाता है। अरे ओ, तू यहाँ क्यों आई है? अरे मेरे बेटे को अभी तक होश नहीं आया है, तेरी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ, तू यहाँ से जा। दादी, अब निकिता भी इस घर की बहू है, उसका पूरा हक बनता है कि वो भी अस्पताल जाकर पापा को देखे। और आप दोनों जिन्हें अपने बहू बोलती है ना, वो तो झांकने भी नहीं आए, झूठे मन से भी नहीं कहा उन्होंने कि देवर जी हमें भी अस्पताल ले चलो। तू अपनी बीवी के लिए हमसे कितनी बगावत कर रहा है, पर सच तो ये है कि वो मनहूस की वजह से ही आज मेरे पति की ये हालत है। इनके गंदे पैर हमारे घर में क्या पड़ गए? अरे हमारे पति अस्पताल पहुंच गए। आशा और शांति बार बार निकिता को यह एहसास कराते हैं कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। देखते ही देखते रात हो जाती है और निकिता सबसे हॉस्पिटल में रुकने की इज्जत करती है। माँ जी, दादी जी, आप दोनों थक गई होंगी, सारा दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, एक रात घर जाकर के आराम कर लीजिए ना। आज पापा जी के साथ मैं रह लूंगी, प्लीज राहुल जी, माँ जी को बोलिए ना। देखिए, यहाँ पर जिसको रुकना है वो जल्दी से डिसाइड करके बता दे, क्योंकि यहाँ 2 जने से ज्यादा अस्पताल में कोई रुकेगा नहीं। राहुल, मैं तेरी जिम्मेदारी पर इस लड़की को यहाँ रुकने तो दे रही हूँ, अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो इस लड़की की खैर नहीं।
आशा और शांति निकिता को धमकी देकर घर जाती हैं और निकिता सारी रात जागकर अपने ससुर के पास बैठी रहती है। जब और भी उनके शरीर में मोमेंट होती वो तुरंत डॉक्टर को बुलाती और समय पर नर्स को बुलाकर अपने ससुर की दवाइयों का ख्याल रखती, जिस वजह से सुबह होते ही विनोद को होश आ जाता है, पर वो अभी न तो किसी से बात कर पाता है और न ही अपनी जगह से उठ पाता है। राहुल देखो पापा जी को होश आ गया। मेरे बच्चे, तुझे होश आ गया। हाय, तू ठीक हो गया। माँ, दादी, अब क्या कहना है आपका? आप ही कह रही थी ना कि निकिता मनहूस है। देखिए, उसने एक रात पापा की सेवा करके पापा होश में आ गए। शांति और आशा राहुल की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और डॉक्टर विनोद की हालत में सुधार देख उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। घर आने के बाद निकिता अब सभी घर वालों का ख्याल रखती है। माँ जी, आप नीचे खाने के लिए नहीं आई, इसीलिए मैं पापा जी का और आपका खाना लेकर के आ गई हूँ। और ये पापा जी की दवाई भी है, ये दूध के साथ देनी है और ये पानी के साथ। आप भी खाना खा लीजिएगा। सोने से पहले मैं आपके पैर भी दबा दूंगी। अपनी सास और ससुर को खाना देकर निकिता अपनी दादी सास के कमरे में जाती है और तेल से उनके पैरों की मालिश करती है। चिंता मत कीजिए दादी जी, आज आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और पापा जी की भी फिक्र मत करना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जब निकिता घर वालों का ख्याल रख रही होती है तो काजल, निशा और कविता उससे काफी जलती हैं। ऐसे ही एक दिन विनोद बोलने लगता है और पूरा परिवार ये देखकर काफी खुश होता है। आशा, मेरी चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ। देखो, मैं अपने हाथ पैर भी हिला पा रहा हूँ। ये सब कुछ मेरी प्यारी बहू की वजह से हुआ है। बहू, तूने मेरा बहुत ख्याल रखा है और मेरे साथ साथ मेरी माँ और अपनी सास का भी। पापा जी, इसने कोई ख्याल नहीं रखा, बल्कि ये इस मनहूस की वजह से ही आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। बिल्कुल सही कह रही है कविता, ये सब इस लड़की का ढोंग है। कविता बहू, निशा बहू, निकिता बहू ने ढोंग ही सही, पर हमारी सेवा तो की। तुम लोगों ने क्या किया? हाँ, एक बार अस्पताल में अपने ससुर को देखने भी नहीं गई और ना ही घर में किसी के लिए खाना बनाया, ना घर संभाला। तुम तीनों आराम से बस चुगलियां करती रहो। बदले में ससुराल में आते ही बहू ने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई और तुम्हारे बच्चों की भी देखभाल की। आप सही कह रहे हो दादी, चाची बहुत अच्छी है। अपनी सास की बातें सुनकर एक बार फिर नेहा को अपनी माँ की याद आती है। मेरी बेटी, तू कितनी सेवा करती है मेरी। सर में तेल लगाना बंद कर, देखना तेरी ऐसी ही सेवा के कारण एक दिन अपने ससुराल में बहुत पसंद की जाएगी। निकिता के गुण, प्यार, संस्कार और उसकी सेवा से शांति, आशा भी खुश हो जाती हैं और उसे अपना लेती हैं। पर यह देखकर काजल, निशा और कविता अंदर ही अंदर निकिता से जलने लगती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अमित, माँ आशा, मैं सोच रहा हूँ कि निकिता बहू के लिए हम घर में रिसेप्शन पार्टी रखें ताकि समाज को भी पता चल सके राहुल की शादी हो गई है। याद है ना, जब निशा और कविता बहू घर में आई थी तो हमने कितनी बड़ी पार्टी रखी थी। हाँ विनोद, अब तो तू भी ठीक हो गया है और मैं तो अपनी बहू के लिए 5 लाख का लहंगा, 10 लाख की ज्वेलरी खरीदूंगी। मेरी बहू पार्टी में वही पहनेगी। क्या? 5 लाख का लहंगा और 10 लाख की ज्वेलरी? दादी जी, आपने हमें तो इतना महंगा गिफ्ट नहीं दिया था। बहू, तुम्हें इतना महंगा तोहफा इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम इसके लायक नहीं थी। हमने शुरू से ही सोच रखा था जो बहू लायक होगी हम उसी को इतना महंगा गिफ्ट देंगे। एक बार निकिता बहू को देखो और खुद को देखो। अरे, आप सिर्फ बातें ही करते रहोगे या बहू के लिए शॉपिंग करने के लिए भी जाओगे? और लहंगा किसी डिजाइनर से ही डिजाइन करवाना। जब कविता और निशा को पता चलता है कि घरवाले उसकी गरीब देवरानी को 5 लाख का लहंगा और 10 लाख की ज्वेलरी देना चाहते हैं तो वो तीनों अकेले में जाकर एक प्लान बनाते हैं। काजल, उस गरीब को सबकी नजरों में गिराने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड यानी कि निशा दीदी का भाई घर में सबका लाडला है ना। अगर उसने निकिता पर इल्जाम लगा दिया कि वो कैरेक्टरलेस है तो सब उसकी बात पर विश्वास कर लेंगे और इसके लिए तुम्हें पवन को यहाँ बुलाना होगा। भाभी, पवन को तो मैं यहाँ बुलवा लूं और भाभी को कैरेक्टरलेस भी साबित करवा दूं, पर क्या ये सही रहेगा?
काजल, तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही तो हम ये सब कर रहे हैं, वरना माँ जी और दादी जी 5 लाख का लहंगा 10 लाख की ज्वेलरी अपनी उस गरीब बहू को दे देंगी। अरे तुम्हें शादी में कुछ नहीं मिलेगा, अगर तुम्हें अपना हक चाहिए ना तो ये करना ही पड़ेगा। निकिता को घर वालों की नजरों से गिराने के लिए काजल, निशा, कविता एक प्लान बनाती हैं, तो वहीं पूरा परिवार बड़े बड़े मॉल जाता है। 5 लाख का लहंगा तो मेरी बहू ही पहनेगी, पर मैं आपके डिजाइनर से बात करना चाहती हूँ। ये लहंगा मुझे काफी पसंद है, पर मुझे इसमें थोड़े से चेंजेस करवाने हैं। मैडम, आपको डिजाइनर का नंबर और पता दे देती हूँ, आप बात कर लेना। आशा, शांति, विनोद डिजाइनर का नंबर और पता लेकर अब सोने की दुकान पर जाते हैं और अपनी बहू के लिए ज्वेलरी देखने लगते हैं। माँ जी, ये हार देखिए और कड़े भी हमारी निकिता पर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बहू, ये तो बहुत अच्छा है। तुम बहू के लिए ये हार, कड़े, टीका, कमरबंद सब खरीद लेना। इस तरह शांति, आशा, विनोद शॉपिंग करके घर आते हैं और 2 दिन बाद घर में रिसेप्शन पार्टी रखी जाती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। आज निकिता काफी खुश थी क्योंकि उसका रिसेप्शन पार्टी थी। उसी पार्टी में पवन और घर के कुछ मेहमान जल्दी आ जाते हैं और निकिता पवन को किसी और लड़की के साथ देखती है, जिसे देख निकिता हैरान हो जाती है और पवन की कुछ फोटो लेती है। घर में सब पवन को कितना अच्छा समझते हैं, पर ये किसी गैर लड़की के साथ, वो भी हमारे घर में, बाहर ऐसे छुपकर मिल रहा है। निकिता फोटो लेकर अंदर जाती है, जहां आशा और शांति अपनी बहू को अपने कमरे में ले जाती हैं। वहां पूरा परिवार खड़ा होता है और शांति अपनी बहू को 5 लाख का लहंगा और ज्वेलरी देती है। बहू, ये गहने और लहंगा हमने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। आज तुम यही पहनोगी। देखो, घर में धीरे धीरे मेहमान आना शुरू हो गए हैं। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? 6 महीने बाद मेरी भी पवन से शादी है, और अगर पवन, उसकी फैमिली इस गरीब को इतने महंगे लहंगे में देखेंगे, गहने में देखेंगे, तो क्या सोचेंगे? आपने तो मेरे लिए कुछ बचाया ही नहीं है। हाँ, इन पर मेरा हक है। निशा, घर में बहू बनकर सबसे पहले मैं आई हूँ और मुझे भी कुछ नहीं मिला। शर्म करो निकिता, तुम तीनों का हिस्सा खा रही हो। माफ करना, पर मैं किसी का हक नहीं खाना चाहती। और काजल, तुम पवन से शादी मत करना, वो बहुत गिरा हुआ इंसान है। चाहे तो तुम ये 5 लाख का लहंगा ले लो। दीदी, आप दोनों 10 लाख की ज्वेलरी बांट लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा परिवार हमेशा एक रहे। और ये देखो काजल, पवन की सच्चाई। निशा और कविता का प्लान शुरू होने से पहले ही निकिता पवन की सच्चाई सबके सामने लाकर रख देती है। पवन को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर काजल के होश उड़ जाते हैं। पवन मुझे धोखा दे रहा है। निशा भाभी, आप तो पवन की बहन है, आप सारी सच्चाई जानती है ना? सच सच बताना, ये आप तीनों की चाल थी ना, ताकि मैं पवन से शादी करूं और आपकी फैमिली दहेज मांगे और सब कुछ आप तीनों आपस में बांट लें, है ना? मैंने एक दिन पवन के फोन में आप लोगों की चैट पढ़ी थी, पर मुझे पवन ने समझा दिया और मुझे लगा कि मैं शायद ज्यादा सोच रही हूँ। पर आज पवन के साथ मेरे सामने आप दोनों की सच्चाई आ चुकी है। बहू, तुम लोग इतना गिरोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हें कुछ ना दे करके हमने बिल्कुल सही किया। अब मेरी बहू की पार्टी स्पॉइल हो इससे पहले तुम अपने भाई को हमारे घर से धक्के मार करके निकाल दो, क्योंकि अब मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे गिरे हुए भाई से तो नहीं ही करवाऊंगी। और तुम सब तैयार हो जाओ, पार्टी बस शुरू होने वाली है। सारी सच्चाई जानने के बाद काजल को निकिता के लिए काफी बुरा लगता है। कुछ ही देर में निकिता 5 लाख का लहंगा और 10 लाख की ज्वेलरी पहनकर सीढ़ी से उतरती हुई नीचे आती है, जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। और घर आए मेहमान निकिता का यह रूप देखकर काफी हैरान होते हैं। अरे, मैंने तो सुना था कि राहुल ने किसी गरीब लड़की से शादी करी है। हाँ, ये देखकर तो नहीं लगता। आशा बहन, तुम्हारी बहू किसी परी से कम नहीं है, और ये लहंगा और ज्वेलरी ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी अप्सरा का हो। वो तो लगेगा ही ना बहन जी, आखिर ये मेरी सबसे प्यारी बहू जो है। और मेरी बहू का लहंगा भी पूरे 5 लाख का है और ज्वेलरी 10 लाख रुपए की। घर आए मेहमानों की बातें सुनकर आशा, विनोद और बाकी घर वालों की खुशी दोगुनी हो जाती है। कुछ ही देर में निकिता और रवि एक साथ स्टेज पर फोटो खिंचवाते हैं और सभी मेहमान एक एक करके स्टेज पर जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद के साथ गिफ्ट देते हैं। तो वहीं फैमिली फोटो से पहले काजल अपनी भाभी से मिलती है। भैया, माफ करना, मैंने भाभी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। भाभी, माँ और पापा का फैसला बिल्कुल सही था। 5 लाख का लहंगा और 10 लाख की ज्वेलरी, ये सब कुछ उन्हीं को मिलना चाहिए था। और हाँ,
आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आज आप ना होती ना तो पता नहीं मैं कितनी बड़ी गलती कर देती और हमारे खानदान पर एक दाग भी लग जाता। पर मुझे खुशी है कि सब कुछ सही हो गया। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं काजल, गलती हर किसी से होती है। देख रही है कविता, हमारे प्लान को इस लड़की ने फेल कर दिया और आज सभी की नजरों में अच्छी बन गई है। अब इसकी वजह से हमें तब सब कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारे घर वाले, हमारी माँ जी, पिताजी हमें माफ कर दें। मुझे डर है कि कहीं मेरे पति मुझे ना छोड़ दें। यही डर तो मुझे भी है दीदी, इसीलिए तो मैं चुप हूँ। निकिता को इतना प्यार मिलता देख कविता और निशा मन ही मन जलती हैं और उनके बच्चे स्टेज पर जाकर अपनी चाची के गले लगते हैं और काफी सारी सेल्फी लेते हैं और इस तरह गरीब निकिता को उसके ससुराल में मान सम्मान मिलता है।